Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholar and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important concept that is related to 2019's landmark judgment. We have already discussed about 10 judgments that are very important for any type of competitive exam. In today's lecture, we further continue next 5 judgments that are also very important for the purpose of every type of exam that related to legal sense. Let's start today's lecture. 11 जजमेंट है हमारा डेथ पेनल्टी अवॉर्डेड फॉर रेप एंड मर्डर ऑफ ए माइनर गर्ल। एक माइनर गर्ल का रेप किया गया, फिर उसका मर्डर किया गया, उस मामले में डेथ पेनल्टी दी गई है। केस का नाम है मनोहरन वर्सेस स्टेट, डिसाइडेड ऑन 21 अगस्त 2019। इस जजमेंट में क्या था, पहले फैक्ट्स को देख लेते हैं थोड़ा सा। इन 2010 द एक्यूज्ड विद अनदर, एक्यूज जो था, आरोपी था, ये मनोहरन अपने एक और व्यक्ति के साथ, अपने साथी के साथ किडनैप करते हैं एक विक्टिम को, 10 साल की एक छोटी सी लड़की और उसके 7 साल के भाई को। द गर्ल वाज डन रेप, पहले उस लड़की का रेप किया जाता है। देयर आफ्टर बोथ द विक्टिम्स वर थ्रोन इन ए कैनाल अलाइव, और जिंदा ही उन्हें एक नदी में फेंक दिया जाता है, कॉजिंग डेथ, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। वन ऑफ द विक्टिम्स वाज किल्ड ड्यूरिंग एन एनकाउंटर एंड द हाई कोर्ट अवॉर्डेड द डेथ पेनल्टी टू द कन्विक्ट। दो साथी थे, उनमें से एक को क्या हुआ, किल्ड हुआ, एनकाउंटर में भागने लग गया हुआ तो उसे एनकाउंटर में मार दिया गया, और दूसरे को हाई कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दे दी गई। द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट, जो उसको अपील किया गया सुप्रीम कोर्ट में, एंड वाज हर्ड बाय 3 जज बेंच के द्वारा उसको सुना गया। तो देखिए, एक तो ऐसे हम जघन्य अपराध करते हैं, फिर हम आगे अपील में अपने बचाव की उम्मीद और करते हैं। तो इसमें क्या हुआ, द मेजोरिटी ऑफ द जजेस अपहेल्ड द कन्विक्शन ऑफ द डेथ पेनल्टी। हाउएवर जस्टिस संजीव खन्ना ने एक अलग ओपिनियन दिया। ही बिलीव दैट, उन्होंने ये माना कि कन्विक्ट शुड नॉट बी गिवन द डेथ पेनल्टी एज द केस डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं था, इसलिए डेथ पेनल्टी नहीं दी जानी चाहिए। संजीव खन्ना ने ये बात कही। उसके बाद क्या हुआ कि बट द अपेलेंट शुड बी गिवन द पनिशमेंट ऑफ फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, दी जानी चाहिए, ये बात कही गई थी संजीव खन्ना के द्वारा। तो देखा जाए तो ये एक जघन्य अपराध था। मैं तो इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर ही मानूंगी कि एक दो ब्रदर सिस्टर को वो उठा लेते, उनकी फैमिली को खत्म कर दिया और उन दोनों बहन भाइयों को मार दिया गया, तो मैं तो इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर ही मानूंगी और मुझे ये जजमेंट बिल्कुल बढ़िया लगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इसी तरह से एक और केस है रवि वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में क्या हुआ कि एक मैन जो है, उस आदमी को डेथ पेनल्टी दी गई। किस वजह से दी गई कि 2 साल की लड़की का उसने रेप किया था। डेथ पेनल्टी वाज गिवन फॉर कमिटिंग द क्राइम ऑफ रेप। डेथ पेनल्टी जो है वो दी जानी चाहिए वैसे भी, कि जो भी क्राइम करते हैं रेप का, माइनर गर्ल का, और उसका मर्डर कर देते हैं। ये तो था हमारा डेथ पेनल्टी अवॉर्डेड फॉर रेप एंड मर्डर ऑफ ए माइनर गर्ल। अगर कहीं जजमेंट पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए मनोहरन वर्सेस स्टेट जो है इसके बारे में था। अगला है हमारा इंपॉर्टेंट जजमेंट, हैबस कॉर्पस पेटिशन फाइल्ड अगेंस्ट द डिटेंशन ऑफ कश्मीरी एमएलए। कश्मीर जो है वहां के एक एमएलए को डिटेन करके रखा गया था, उसके लिए हैबस कॉर्पस जो पेटिशन है वो फाइल की गई थी। उसके बारे में देख लेते हैं। ये फाइल किया गया था सीताराम येचुरी के द्वारा, ओवरसीज यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको डिसाइड किया गया 28/8/2019। ये मैटर क्या था, एक बार थोड़ा मैटर समझ लेते हैं। State wise ban was imposed on the state of Jammu and Kashmir after the parliament abrogated article 370 of the constitution। देखिए, आर्टिकल 370 को constitution से निकाला गया, उसके बाद स्टेट वाइज जो बैन लगा दिया गया जम्मू एंड कश्मीर पर। वर्चुअल लॉकडाउन भी वहां पर लगाया गया और वेरियस जो पॉलिटिकल लीडर्स थे और नॉन पॉलिटिकल पर्सन थे उनको डिटेन कर दिया गया 5 अगस्त 2019 तक। When the center passed an act taking away the special status, जब तक कि सेंटर ने उस स्पेशल स्टेटस को खत्म करने का बिल पास नहीं किया था। तो 19 अगस्त 2019 को क्या हुआ, जो जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी के सीताराम येचुरी, उन्होंने फाइल किया एक हैबस कॉर्पस और चैलेंज किया कि जो ये ऑर्डर पास किया गया था उनको डिटेन करने का, वो क्या इलीगल ऑर्डर है। और उनकी पार्टी के एक लीडर थे मोहम्मद यूसुफ त्रिगियामी, तो उनको जो है गलत तरीके से डिटेन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया पेटिशनर को, सबसे पहले तो सीताराम येचुरी जी को अलाउ कर दिया कि वो जाकर डिटेन, जिसको डिटेन किया गया उसको मिल सके। जजमेंट पास किया गया, वह हाईली क्रिटिक, जो जजमेंट ये पास किया गया उसको बहुत बड़े तौर पर क्रिटिसाइज किया गया। द बेंच ने डिड नॉट क्वेश्चन द ग्राउंड ऑन विच डिटेंशन, उन ग्राउंड के बारे में कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाया जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस आधार पर, हालांकि इसमें मिलने की परमिशन तो दे दी गई, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए था कि किस आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको डिटेन किया है, वो चीज यहाँ पर बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं की गई थी। Moreover, the petitioner was permitted to only meet, सिर्फ petitioner को
मिलना अलाउ किया गया कि आप वहां जाकर मिल सकते हो। ही वॉज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू सबमिट अ रिपोर्ट, और उसके वापस आने पर अपेक्स कोर्ट में वो एक रिपोर्ट भी सबमिट करें। तो देखिए एक तरीके से ये बिल्कुल गलत डिसीजन में इसका मैं एक तरीके से इसको क्रिटिसाइज भी कर रही हूँ, क्योंकि हमें पहले तो कोर्ट को इसमें वो ग्राउंड्स भी डिस्कस करने चाहिए थे जिस ग्राउंड के आधार पर उसको डिटेन किया गया था, कि क्या वो लीगल थे या इलीगल थे। In response to the habeas corpus petition filed by General Secretary of the Communist Party of India, the Supreme Court ने अलाउ किया कि उसको डिटेन्यू से मिल सके। हालांकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस वहां पर लगाई गई थी कि जिसका बाद में किसी प्रकार का जस्टिफिकेशन नहीं दिया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस हिसाब से वहां पर ये बैन लगाया था। अगला जजमेंट है गवर्नमेंट फंडेड एनजीओज कम अंडर आरटीआई, कि जो गवर्नमेंट एडेड फंड्स होते हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ फंड्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, रुपए प्रोवाइड करवाए जाते हैं एनजीओ को, वो भी क्या है आरटीआई में काउंट किए जाएंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है। डीएवी कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी वर्सेस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, इस केस में क्या कहा गया देखिए। वाइल डिसाइडिंग एन अपील को डिसाइड करते हुए बाय द डीएवी मैनेजमेंट वेयर इन, उन्होंने ये बात कही कि दे आर नॉट द पब्लिक अथॉरिटीज एंड दस डू नॉट कम अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, कि वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है इसलिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में नहीं आएंगे। और कोर्ट हेल्ड दैट द पब्लिक अथॉरिटीज जो डिफाइन की गई है वुड इंक्लूड ऑल इंस्टीट्यूशन जो सब्सिडियरी फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के द्वारा जिसको फंड मिलता है वो सारी की सारी क्या मानी जाएंगी, पब्लिक अथॉरिटी मानी जाएगी। सब्सटेंशियली फाइनेंसिंग डज नॉट मीन, सब्सटेंशियली फाइनेंस का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट उन्हें पूरा फाइनेंस करेगा, मतलब 50% तक पेमेंट दे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कि मान लीजिए किसी स्कूल में कोई फंड मिल रहा है, कोई सुविधा मिल रही है सरकार की तरफ से, बट इट मीन्स दैट अ लार्ज पोर्शन, अगर बहुत बड़ी मात्रा में कुछ हिस्सा सीधे तरीके से या इनडायरेक्ट तरीके से अगर मान लो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है तो वो भी सब्सटेंशियली फाइनेंसिंग माना जाएगा। दिस मीन्स दैट द अथॉरिटीज दैट आर फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, उसमें क्या एनजीओ भी शामिल होंगी, उनको मेंटेन करना पड़ेगा अपना रिकॉर्ड जैसे कि एक्ट में प्रिस्क्राइब किया गया, और वाइटल इन्फॉर्मेशन जो है हैज टू बी प्रेजेंटेड, हर एक सिटीजन को देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐड किया कि एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू नो वेयर द मनी इज बीइंग स्पेंड, ये भी जानने का अधिकार है हर एक सिटीजन को कि रुपया जो है गवर्नमेंट के द्वारा आया है वो एनजीओ के द्वारा कहाँ लगाया गया है। इसलिए ये आरटीआई एक्ट भी तो इसीलिए आया था ना कि ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, कि जो भी यूज किया जा रहा है रुपए का या जो भी कोई पावर का यूज किया जा रहा है तो उसकी एक लिमिट हो उसके, और उस हिसाब से सही ट्रांसपेरेंसी, सही बैलेंस स्थापित हो उसके। एनजीओ विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एनजीओ जो सीधे या अलग तरीके से जैसे भी हो, अगर वो गवर्नमेंट के द्वारा फंड की जाएगी तो उन्हें क्या माना जाएगा, आरटीआई एक्ट में माना जाएगा। नेक्स्ट हमारा जजमेंट है 43 ईयर ओल्ड प्रेसिडेंट ओवर रूल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 43 साल पुराना एक जजमेंट जो है उसको ओवर रूल कर दिया गया। ये मैटर है हमारा सीआरपीसी के सेक्शन 156 से रिलेटेड। वीनू भाई, हरी भाई, मालविया एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स डिसाइडेड ऑन 16/10/2019 को डिसाइड हुआ। इसमें क्या कहा गया है समझ लेते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन 156 पढ़ते हैं क्या है। सेक्शन 156 कहता है पावर, पुलिस ऑफिसर की पावर होती है इन्वेस्टिगेट करने की किन मैटर्स में जो कोग्निजेबल ऑफेंस हैं। कोग्निजेबल ऑफेंस का मतलब है कि जहां पर जो शेड्यूल दिया गया है सीआरपीसी के लास्ट में, उस शेड्यूल में जो भी ऑफेंस कोग्निजेबल है उन मैटर में। इसमें क्या कहा गया है कि ये जो हमारा जजमेंट है, ये वीनू भाई वाला जजमेंट, इस जजमेंट में तो सिर्फ इस प्रोविजन का डिस्कस किया गया कि एनी मजिस्ट्रेट जिसको एम्पावर किया गया सेक्शन 190 में, 190 क्या बात करता है, कोग्निजेंस की बात करता है कि एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोग्निजेंस ले सकता है किस मामलों में, तो कह रहा है कि उस मैटर में जो पावर है उसको लिमिट करता है। तो हम 156 को पढ़ भी लेते हैं। एनी ऑफिसर इंचार्ज या पुलिस स्टेशन का में विदाउट द ऑर्डर ऑफ ए मजिस्ट्रेट, बिना और मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के इन्वेस्टिगेट कर सकता है कोई भी कोग्निजेबल केस को, और वो इन्वेस्टिगेट कब करेगा, जब एफआईआर दर्ज होती है। विच ए कोर्ट हैविंग जुरिसडिक्शन ओवर द लोकल एरिया विद इन द लिमिट, जहां पर उसका एरिया पड़ता है। नो प्रोसीडिंग ऑफ पुलिस ऑफिसर को किसी भी स्टेज पर इस बात पर घेरे में नहीं लाया जाएगा कि उसके पास उस चीज की पावर नहीं थी। जैसे रेप का मैटर है, आप जनरली उन मैटर्स को लेते हैं जो हम डेली सुनते रहते हैं, रेप है, मर्डर है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, तो इन ऐसे जो केसेस होते हैं वो कोग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं जिसमें डायरेक्ट एफआईआर दर्ज कर सकती है पुलिस और उसमें इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है। तो ये जो जजमेंट था, द बेंच हेडेड बाय जस्टिस आर.एफ. नरीमन हेल्ड दैट इवन एट द पोस्ट कोग्निजेंस स्टेज, कि जहां पर पोस्ट कोग्निजेंस स्टेज आ गई है तो मजिस्ट्रेट जो है वहां पर भी 156(3) की पावर का यूज कर सकता है। देखिए 156(3) की पावर क्या होती है, वह एक कंप्लेंट फाइल की जाती है 200 के अंदर, सेक्शन 200 में, अकॉर्डिंग टू मी शायद सेक्शन 200 ही है, वहां पर कंप्लेंट फाइल की जाती है। उस कंप्लेंट में क्या होता है, नॉर्मली ये होता है कि जो मजिस्ट्रेट होता है वो क्या करेगा, एविडेंसेस कलेक्ट करेगा, उसके बाद ही कोग्निजेंस लेता है। लेकिन अगर उसे लगता है, प्राइमा फेसाई लगता है
कि इस मैटर में एफआईआर होनी चाहिए, तो वो क्या करेगा, पुलिस को ऑर्डर कर देगा। हमने सुना भी होगा 156(3) के ऑर्डर कर दिए कोर्ट ने। वो ये होते हैं कि उसमें वो 156(3) में कोर्ट ये कहेगा पुलिस वालों को कि भी आप जो फटाफट से एफआईआर दर्ज कीजिए और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कीजिए। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहेगा। इन्वेस्टिगेशन तभी स्टार्ट कर सकती है पुलिस जब उनके पास एफआईआर हो। तो यही बात इसमें कहेगी कि पोस्ट कॉग्निजेंस के, मान लो एक तो केस कोर्ट में पहुंचा उस टाइम, या मान लो एविडेंसेस भी हो गए हैं, या मान लो आर्ग्यूमेंट्स भी हो गए, उसके बाद भी अगर कोर्ट चाहे तो वो अपने इस पावर का यूज कर सकती है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। पहले क्या था कि पोस्ट कॉग्निजेंस पे मजिस्ट्रेट्स के पास पावर नहीं थी। A 43-year-old judgment which held that section 156 of CRPC can only be invoked pre-cognizance stage पर, जो पहले एक पावर थी कि वो एक्सरसाइज कर सकती थी कोर्ट, लेकिन अब वो पोस्ट कॉग्निजेंस पे भी एक्सरसाइज कर सकती है। और इस पोस्ट कॉग्निजेंस, प्री कॉग्निजेंस, इसको हम पढ़ेंगे सीआरपीसी के कंसेप्ट के साथ। अगला जजमेंट है हमारा, दिस इज द लास्ट जजमेंट ऑफ टुडेज लेक्चर, दैट इज रिलेटेड टू अयोध्या मैटर्स, अयोध्या बाबरी मस्जिद मैटर। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में जो वर्डिक्ट पास कर दिया, उस केस का क्या नाम है वो पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये कब डिसाइड हुआ केस वो पूछा जा सकता है। 8/11/2019 को एक तरीके से डिसाइड हुआ। अयोध्या बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट इज द लॉन्गेस्ट प्रॉपर्टी, सबसे लंबा टाइम तक चलने वाला प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। द केस वाज फाइनली कंक्लूडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर 134 years फ्रॉम द फर्स्ट केस फाइल्ड ऑन द मैटर। पहला जब केस फाइल हुआ था इस मैटर में 134 साल लग गए उसको सोल्व करने में। द इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिलीवर्ड किया एक जजमेंट 2010 में, जहां पर लैंड डिस्प्यूट को डिवाइड किया गया था 3 इक्वल पार्ट्स में। द जजमेंट डिड नॉट सेटिस्फाई। इससे क्या हुआ कि कोई पार्टी को सेटिस्फेक्शन नहीं मिली और अपील चली गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने 9 साल 40 दिन के बाद लगातार हियरिंग करती रही इस मैटर में। कोर्ट ने क्या किया, क्रूशियल जजमेंट दे दिया, बहुत ही ज्यादा क्रूशियल, बहुत ही आप कह सकते हो कि जैसे कहते हैं बहुत बड़ा ही नाजुक मैटर पर एक जजमेंट दिया। द कोर्ट आफ्टर ऑब्जर्विंग द डेवलपमेंट ऑफ द केस, जैसे जैसे कोर्ट ने इस मैटर को ऑब्जर्व किया और जो हाई कोर्ट ने जिस प्रकार का वर्डिक्ट दिया और किस प्रकार से लैंड डिस्प्यूट में थी जो अवॉर्ड की गई थी किसी हिंदू डायटी राम के द्वारा कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल के रिगार्डिंग, इट वॉज ऑब्जर्व दैट द लैंड वॉज नॉट ऑफ इस्लामिक ओरिजिन। लैंड जो इस्लामिक ओरिजिन की नहीं है। मस्जिद वॉज नॉट बिल्ड ऑन वैकेंट, मस्जिद जो है किसी खाली जगह पर नहीं बनी थी बल्कि वहां पर राम मंदिर की जगह थी, उसको तोड़कर बनाया गया था। कोर्ट ने ऑर्डर किया कि सुटेबल ऑल्टरनेटिव लैंड जो है अयोध्या की जगह अब जो है मोस्क बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को एक ऑल्टरनेट 5 एकड़ की लैंड अलॉट की जाएगी। डिस्प्यूटेड लैंड जो है रामलल्ला को दी गई थी, यानी कि राम, देखिए नॉर्मली हम समझते हैं राम की बात करते हैं, हम रहीम की बात करते हैं, हम अल्लाह की बात करते हैं, हम क्रिश्चियन के हिसाब से क्राइस्ट की बात करते हैं। क्या कोई भी देवी देवता आकर हमें कहता है कि हमारे लिए एक परफेक्ट आप जगह बना के दीजिए। देखिए अगर हमारे अंदर श्रद्धा होती है तो हम कहीं भी बैठ के अगर उसकी आराधना करते हैं सच्चे मन से तो वो हमें वहीं से भी फल दे देगा। अगर हमारा विश्वास है, हमारा फेथ है, हम वर्शिप करते हैं, चलो ठीक है, लोगों की क्या सोचा मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन मेरी पर्सनली सोच ये है कि अगर मैं एक बिल्कुल सुन्नी जगह में या किसी बस स्टैंड पे या किसी भी लोकल जगह पर कहीं पर बैठ के अगर अपने परमात्मा को, अपने इष्ट को जिसमें मैं विश्वास रखती हूँ उसको हम याद करते तो वो हमें वहीं से भी अपनी पूजा को स्वीकार कर लेगा। लेकिन चलिए जैसे दुनिया की सोच हो रही है तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने को ऑर्डर किया गया कि एक स्कीम तैयार करे कि जो ट्रस्ट है उसको 3 महीने के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल का काम शुरू किया जाए। तो ये तो था हमारे 5 लैंडमार्क जजमेंट आज के इस लेक्चर के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। इनके जो आप नाम याद रखिए और ये आप एक शॉर्ट नोट और बना लीजिए जिसमें आप हेडिंग डालिए और केस का नाम डालिए। इतना ही सफिशिएंट है लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप मेरे आज के वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन आल्सो गेट द बेनिफिट फ्रॉम द सच टाइप ऑफ वीडियोस दैट कैन हेल्प देम इन देयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एज वेल एज इन देयर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। कोरोना के इस पीरियड में आप अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।